इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस एंड राउल्ट्स लॉ के बारे में। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, वेपर प्रेशर हम डिस्कस करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। इसमें भी हम स्पेसिफिकली दो केसेस देखेंगे, लिक्विड इन लिक्विड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। हम वेपर प्रेशर डिस्कस करेंगे इन दो केसेस के लिए, लिक्विड इन लिक्विड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉलिड इन लिक्विड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे लिक्विड इन लिक्विड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के लिए। इसमें भी स्पेसिफिकली हम लेंगे बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशंस तो याद है ना क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट्स हो। यहाँ पे दो लिक्विड्स होंगे बाइनरी सॉल्यूशन में, और दोनों लिक्विड्स कैसे होंगे? दोनों लिक्विड्स होंगे वॉलेटाइल लिक्विड्स, वॉलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये वॉलेटाइल का मतलब क्या हुआ? वॉलेटाइल लिक्विड्स कौन से होते हैं, और वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल इसमें क्या फर्क है? तो देखो, वॉलेटाइल लिक्विड्स वो होते हैं जो वेपराइज हो जाते हैं, मतलब जिनको अगर हम हीट करें तो वो इवेपोरेट हो जाए, जो कंपोनेंट्स हीट करने पे वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाए, मींस वेपराइज हो जाए। वॉलेटाइल सब्सटेंसेस जैसे केरोसिन, ईथर, मिथेनॉल और इथेनॉल, ये सब एग्जाम्पल हैं वॉलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए। वहीं दूसरी ओर नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो वेपर फेस में कन्वर्ट नहीं होते, अगर हम उन्हें हीट भी करें तब भी वो वेपर फेस में कन्वर्ट नहीं होंगे। These substances doesn't have the tendency to evaporate. No tendency to evaporate. Non-volatile substances mostly solids होते हैं. They are mostly solids. For example, sucrose, जो शुगर होती है ना हमारी, sucrose, यूरिया, ग्लूकोज, these are the example of non-volatile substances. तो क्लियर हुआ वॉलेटाइल सब्सटेंसेस एंड नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। तो चलिए देखते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है, जो हमें डिस्कस करना है लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। वेपर प्रेशर होता है, इट इज द प्रेशर एग्जिबिटेड बाय वेपर्स प्रेजेंट अबव द लिक्विड सरफेस। ये एक ऐसा प्रेशर है जो कौन एक्सर्ट कर रहा है? वेपर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, और ये वेपर्स लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर प्रेजेंट है। तो मतलब क्या हुआ, एक लिक्विड है जिसके ऊपर जो वेपर प्रेजेंट है वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। अब इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से अच्छे से समझते हैं। हमारे पास एक कंटेनर है, और ये कैसा कंटेनर है? ये ओपन कंटेनर है, इसको हमने कवर नहीं किया हुआ। हम लेते हैं इसमें वाटर और हम इसे हीट करते हैं। क्या होगा? वाटर को हीट करने पे वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा, हमारे पास वाटर वेपर्स आएंगे, है ना, इवेपोरेशन की वजह से। मतलब यहाँ पे लिक्विड वेपर फेस में कन्वर्ट हुआ। सिंस ये एक ओपन कंटेनर है तो इसकी वजह से ये वाटर वेपर्स उड़ जाएंगे, इसीलिए ये लिक्विड के ऊपर कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे। तो इस केस में वेपर प्रेशर को डिस्कस ही नहीं कर सकते। वेपर प्रेशर को हम डिस्कस करेंगे क्लोज्ड कंटेनर के केस में। क्लोज्ड कंटेनर में क्या किया हमने? यहाँ पे कंटेनर लिया और उसको हमने लिड की हेल्प से कवर कर दिया। अगर हम वाटर को हीट करते हैं यहाँ पे तो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे वेपर्स के पास बाहर जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो इसीलिए ये रहेंगे कंटेनर के अंदर। सिंस ये कंटेनर के अंदर रहेंगे इसीलिए ये एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे सॉल्यूशन की सरफेस पे। ये वेपर्स सॉल्यूशन की सरफेस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और इसी प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो बात समझ में आई? ये जो वाटर के वेपर्स हैं उन्होंने वाटर के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट किया है, इसी प्रेशर को हम कहेंगे वेपर प्रेशर।
अब यहाँ पे एक बात और समझते हैं कि ये वाटर के कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो वाटर से वेपर फेस में इजीली कन्वर्ट हो रहे हैं। ये है सरफेस मॉलिक्यूल्स। सरफेस मॉलिक्यूल्स इसका रीजन बहुत सिंपल है। ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं दे एक्सपीरियंस लेसर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू दिस बल्क मॉलिक्यूल्स। अब ये देखो, ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनके लिए इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन सिर्फ कुछ डायरेक्शन से होगी, वेयर एज ये जो बल्क मॉलिक्यूल्स हैं दे विल एक्सपीरियंस इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द ऑल साइड्स। इस वजह से ही ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होंगे they can be evaporated easily as compared to bulk molecules, and the reason for this is they experience lesser forces of attraction, lesser forces of attraction। क्लियर? इसके अलावा एक रीजन और है कि ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं ये सरफेस पे आए क्यों? बिकॉज दीज मॉलिक्यूल्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स, इसीलिए तो वो सरफेस पे आए ना। इसका सेकेंड कारण है मोर काइनेटिक एनर्जी देन अदर मॉलिक्यूल्स। Because of this reason, these molecules can evaporate easily. These surface molecules can evaporate easily as compared to the bulk molecules. और एक बार ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं ये हीट होके वेपर फेस में कन्वर्ट हो गए तो नीचे के जो बल्क मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं और फिर वो इवेपोरेट होते हैं। हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि क्लोज कंटेनर में वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है थ्रू इवेपोरेशन, लेकिन एक पॉइंट आता है जब वेपर्स दोबारा वाटर में कन्वर्ट होने लग जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ, क्या होता है प्रोसेस? कंडेंसेशन। तो इस पॉइंट पे जो वेपर्स और लिक्विड हैं दे आर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो मैंने क्या कहा कि एक पॉइंट आता है जब लिक्विड एंड वेपर आर इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब जितने मॉलिक्यूल्स वाटर के वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही वेपर के मॉलिक्यूल्स दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अभी तक हमने स्टडी किया वेपर प्रेशर, और हम वेपर प्रेशर हम सिर्फ क्लोज कंटेनर में ही डिस्कस कर सकते हैं। ओपन कंटेनर में वेपर प्रेशर का कंसेप्ट ही नहीं आएगा। अगर सिस्टम क्लोज होगा तो हम वेपर प्रेशर को डिस्कस करेंगे। और ये लिक्विड के सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वेपर्स में सबसे पहले कन्वर्ट होते हैं, और वेपर प्रेशर को हम तब डिस्कस करते हैं व्हेन लिक्विड एंड वेपर आर इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम फटाफट देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। जो वेपर प्रेशर है इट डजंट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। कंटेनर का क्या शेप है, क्या साइज है, इस पे डिपेंड नहीं करता वेपर प्रेशर। सेकेंड फैक्टर जिसपे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है दैट इज नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल और इथेनॉल। अब यहाँ पे देखो वाटर के केस में मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एज कंपेयर टू इथेनॉल। वाटर के केस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर मोर, फोर्सेस ऑफ attraction between water molecule is more, as compared to ethanol।
और क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इसीलिए वाटर के मॉलिक्यूल इजीली वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। वेयर एज इथेनॉल में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इसके मॉलिक्यूल इजीली वेपर में कन्वर्ट हो पाएंगे और इसी कारण इथेनॉल का वेपर प्रेशर इथेनॉल का वेपर प्रेशर विल बी मोर एज कंपेयर टू वाटर। हम किसी सब्सटेंस के वेपर प्रेशर को अगर वो प्योर फॉर्म में है तो हम उसको पी नॉट से डोनेट करते हैं। तो ये है पी नॉट ऑफ इथेनॉल, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल, एंड इट इज मोर एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। तो हमने यहां से समझा कि जो वेपर प्रेशर है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। थर्ड फैक्टर है जिसपे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगी, इवेपोरेशन इंक्रीज होगी और इवेपोरेशन इंक्रीज होने से जो प्रेशर वेपर्स एक्सर्ट करेंगे लिक्विड पे वो भी इंक्रीज होगा, इसीलिए हमारा जो वेपर प्रेशर है वो भी इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे हमारा वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशंस, मतलब लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के लिए हम वेपर प्रेशर स्टडी करेंगे। और ये दोनों लिक्विड कैसे होने चाहिए? ये लिक्विड्स होने चाहिए वॉलेटाइल लिक्विड। अरे अगर वॉलेटाइल लिक्विड होंगे तभी तो ये वेपर फेज में कन्वर्ट होंगे। और अगर वेपर फेज में कन्वर्ट होंगे तभी हम इसके वेपर प्रेशर को स्टडी कर पाएंगे। Let us assume we have a container and this container is a closed container. अगर क्लोज्ड कंटेनर होगा तभी हम इस पे वेपर प्रेशर को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि क्लोज्ड कंटेनर में ही वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं लिक्विड की सरफेस पे। और इस कंटेनर में हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है दो लिक्विड्स का, दोनों वॉलेटाइल लिक्विड्स का, और ये दोनों लिक्विड्स को मैंने ये रेड और ग्रीन बॉल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। लेट वी हैव ए सॉल्यूशन मेड अप ऑफ कंपोनेंट 1 जिसको हम रेड बॉल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दूसरा कंपोनेंट है इसमें कंपोनेंट 2 जिसको हम ग्रीन बॉल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये है हमारा सॉल्यूशन लिक्विड फेज में। ये वोलेटाइल लिक्विड्स हैं तो ये वेपर्स जनरेट करेंगे, सॉल्यूशंस वेपर्स में कन्वर्ट होंगे और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वेपर्स भी सॉल्यूशंस में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। मींस एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वेपर फेज और लिक्विड फेज के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। और इस स्टेज पे एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर जो वेपर्स एक्सर्ट करेंगे ओवर द सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू सम ऑफ बोथ द कंपोनेंट, मतलब टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। अभी किसी बाइनरी सॉल्यूशन में जहां पे दो वोलेटाइल लिक्विड हैं वहां पे अगर हमें कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम कैसे करेंगे? उसको हम डोनेट करेंगे P1 से। P1 is the partial pressure of component 1 in the solution and P2 is the partial pressure of component 2 in the solution, and total vapor pressure को हम रिप्रेजेंट करेंगे P total के साथ। तो मैंने अभी क्या कहा था? At equilibrium stage P total will be equal to partial vapor pressure of component 1 plus partial vapor pressure of component 2। अब यहाँ पे हम एक और इंपॉर्टेंट चीज भी समझ लेते हैं। हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर हमने लिया क्लोज्ड कंटेनर, क्योंकि हमें वेपर प्रेशर के बारे में बात करनी है तो हमें क्लोज्ड कंटेनर लेना पड़ेगा।
अब यहाँ इस कंटेनर में हमारे पास जो सोल्यूशन है, जो लिक्विड है, वो सिर्फ एक कंपोनेंट का बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सारी की सारी ये रेड बॉल्स हैं, मतलब कंपोनेंट 1 है। ये है हमारे पास लिक्विड 1। ये वोलेटाइल लिक्विड है तो वेपर में कन्वर्ट होगा और वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब इस केस में हमें वेपर प्रेशर को कैसे रिप्रेजेंट करना है? हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे P1 नोट के साथ। ये जो नोट आ जाती है ना, ये रिप्रेजेंट करती है प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर। इस केस में हमारे पास कंपोनेंट 2 है ही नहीं, सिर्फ कंपोनेंट 1 की वजह से जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में वो आया P1 नोट। सिमिलरली अगर हमारे पास कंपोनेंट 2 हो और कंपोनेंट 1 हो ही ना, सिर्फ कंपोनेंट 2, प्योर कंपोनेंट 2, उसका वेपर प्रेशर को हम डोनेट करेंगे P2 नोट के साथ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे समझा कि सॉल्यूशन में हम जो पार्शियल वेपर प्रेशर है कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 का, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P1 और P2 के साथ, और P टोटल होगा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। और जो ये टर्म है P1 नोट और P2 नोट, ये होती है प्योर लिक्विड्स के लिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1 एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2। A very important law, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे राउल्ट्स, जिन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप दिया था पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो इसकी स्टेटमेंट कहती है फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, जैसे हमने बताया हम यहाँ पे वोलेटाइल लिक्विड्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। The partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in solution. Means जो partial vapor pressure है कोई भी एक component का, मान लो हम partial vapor pressure लेते हैं component 1 का, partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution. Mole fraction क्या होता है? chi1. Component 1 की mole fraction है chi1. Partial vapor pressure of component 1 is directly proportional to mole fraction of component 1. Similarly, for component 2, partial pressure of component 2 is directly proportional to mole fraction of component 2. क्लियर है? यहाँ पे हम ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं, इसको हम इक्वल टू में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इक्वल टू partial pressure of component 1 in pure state multiplied by mole fraction of component 1. यहाँ पे P1 है partial vapor pressure of component 1 in the solution, P1 नोट है vapor pressure of component 1 in pure phase, in pure phase, और ये है solution में। Similarly, partial pressure of component 2 will be equal to partial pressure of component 2 in pure state multiplied by mole fraction of 2. ये है हमारे पास राउल्ट्स लॉ। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 के बीच, तो हमें ये एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ये एक लीनियर ग्राफ आएगा हमारे पास। और देखो हमारा रिलेशनशिप यही है ना, P1 इक्वल टू P1 नॉट chi1। अगर यहाँ पे chi1 की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो P1 की वैल्यू क्या होगी? 0। मीन्स पार्शियल प्रेशर 0 होगा। जैसे जैसे हम मोल फ्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज करते रहेंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज होता रहेगा, और जब हमारे पास मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होगी, chi1 इक्वल टू 1, तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर कितना आएगा? ये आएगा P1 नोट के इक्वल। एट chi1 इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1, पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू P1 नोट। नेक्स्ट हम देखते हैं राउल्ट्स लॉ की कैलकुलेशन। हमने लिए दो लिक्विड्स, लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2, और उन दोनों को हमने मिक्स कर दिया, तो हमारे पास एक सोल्यूशन आया जिसमें कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 दोनों प्रेजेंट हैं। तो ये जो सोल्यूशन है जिसमें दोनों लिक्विड्स प्रेजेंट हैं, लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2, तो इसमें जो पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा PT, मतलब P टोटल। इसको हम PT से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या P टोटल। यहाँ पर हम यूज करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, जो कहता है कि टोटल प्रेशर ओवर द सोल्यूशन फेज will be equal to
सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। तो मतलब PT या P टोटल विल बी इक्वल टू P1 पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस P2 partial pressure of second component. Now according to Raoult's law, P1 क्या होगा? P1 will be equal to P1 naught chi1 and P2 will be equal to P2 naught chi2. अब हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास टोटल प्रेशर कितना आएगा? इट विल बी इक्वल टू P1 naught chi1 प्लस P2 naught chi2. अब हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे chi1 की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस chi2. क्यों? मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स मतलब chi1 प्लस chi2 विल बी इक्वल टू 1. यहां से हमारे पास आएगा chi1 इक्वल टू 1 माइनस chi2. इसीलिए हमने chi1 को chi2 की टर्म्स में लिख लिया प्लस P2 नॉट chi2. ये बन जाएगा P1 नॉट माइनस P1 नॉट chi2 प्लस P2 नॉट chi2. P1 नॉट यहाँ पे हमने प्लस किया, थोड़ा सा रिशफल किया तो ये हो जाएगा P2 नॉट माइनस P1 नॉट chi2. तो ये आ गया हमारे पास टोटल प्रेशर. तो चलो देखते हैं प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन. अब यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन को एक्स एक्सिस के अलोंग प्लॉट किया है और वेपर प्रेशर को वाई एक्सिस के अलोंग प्लॉट किया है. यहाँ पे हम दोनों कंपोनेंट्स कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 एक ही ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं. हम स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से. इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इज 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इज 0. मतलब जो हमारे पास कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर है, उसमें सिर्फ हमारे पास कंपोनेंट 1 ही प्रेजेंट है. सिंस यहाँ पे कंपोनेंट 1 प्रेजेंट है, कंपोनेंट 2 है ही नहीं. यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा P1 नोट. P1 नोट होगा ना, क्योंकि यहाँ पे प्योर कंपोनेंट 1 है तो यहाँ पे प्रेशर होगा P1 नोट. अब हम जैसे जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग जाएंगे तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब chi2 की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे. तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे chi2 की वैल्यू इंक्रीज होगी chi1 की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी. वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ कंपोनेंट 1 विल ऑल्सो डिक्रीज. ऐसे ही होगा ना, क्योंकि हमें राउल्ट्स लॉ से पता है. राउल्ट्स लॉ हमें यही कहता है ना कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1. इसीलिए अगर chi1 की वैल्यू डिक्रीज होगी तो P1 की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी. इसीलिए हम देखते हैं कि ये ग्राफ में ये P1 की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और ये एक लीनियर डिक्रीज है. लेकिन अगर हम chi2 की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 भी तो इंक्रीज होगा. इसीलिए हम ये देख रहे हैं प्लॉट P2 इंक्रीज कर रहा है. P2 का ग्राफ लीनियरली इंक्रीज कर रहा है. और हमारे पास एक पॉइंट आएगा जब हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 0 होगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 1 होगा. मींस यहाँ पे कंपोनेंट 1 है ही नहीं, सिर्फ कंपोनेंट 2 ही प्रेजेंट है. तो इस केस में पार्शियल प्रेशर क्या होगा? इट विल बी बिकॉज ऑफ कंपोनेंट 2 ओनली. तो हमने यहाँ पे देखा कंपोनेंट 1 के लिए अगर chi1 की वैल्यू 1 होगी मींस मैक्सिमम होगी तो हमारे पास वेपर प्रेशर आएगा P1 नॉट. और chi1 की वैल्यू अगर 0 होगी तो हमारे पास वेपर प्रेशर आएगा 0. इसको हम राउल्ट्स लॉ के इक्वेशन में पुट करके भी देख सकते हैं. इक्वेशन होती है P1 इक्वल टू P1 नॉट chi1. अगर मिनिमम है chi1 इक्वल टू 0
तो P1 क्या होगा, P1 नॉट इंटू 0, तो मतलब P1 की वैल्यू आई 0। और अगर मैक्सिमम हो मतलब chi1 इक्वल टू 1, तो P1 की वैल्यू क्या आई, P1 नॉट इंटू 1, P1 इक्वल टू P1 नॉट। ये मैक्सिमम के लिए, ये मिनिमम के लिए। सिमिलरली फॉर कंपोनेंट 2, अगर chi2 0 होगा तो P2 0 होगा हमारे पास, और अगर chi2 हमारे पास 1 होगा तो P2 होगा P2 नॉट। अब ये दो तो हमने एक्सट्रीम केस देखे, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कंपोनेंट 1 प्रेजेंट था और इस केस में कंपोनेंट 2 प्रेजेंट था। अगर हम कंपोनेंट 1 एंड 2 को मिक्स करते हैं तो जो हमारे पास वेपर प्रेशर आएगा वो आएगा P टोटल, और जो ये P टोटल है ये P1 नॉट और P2 नॉट के बीच में लाई करेगा, और ग्राफ में ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है P टोटल की वैल्यू। अगर हम ध्यान से देखें तो P टोटल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी P1 नॉट और मैक्सिमम वैल्यू होगी P2 नॉट। ठीक है, P टोटल विल नेवर बी इक्वल टू 0। इसकी मिनिमम जो वैल्यू है वो हम देख रहे हैं ना, P1 नॉट। इस लाइन के लिए मिनिमम वैल्यू है P1 नॉट, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है P2 नॉट। तो यहां तक क्लियर है, इस प्लॉट में समझ आ गया P1 का प्लॉट, P2 का प्लॉट और P टोटल का प्लॉट क्या होगा। अब देखो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। अब इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि P1 नॉट की वैल्यू लेस है एज कंपेयर टू P2 नॉट, मींस P1 नॉट इज लेस देन P2 नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपोनेंट 1 है उसका वेपर प्रेशर कम है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2। इसका मतलब कि जो कंपोनेंट 1 है इट इज लेस वोलेटाइल एज कंपेयर टू कंपोनेंट 2। जो ये कंपोनेंट 2 है ये हमारा सॉल्यूशन में मोर वोलेटाइल है, मोर वोलेटाइल। मोर वोलेटाइल क्या है, ये है लिक्विड या कंपोनेंट 2। लिक्विड 2 हमारा ज्यादा वोलेटाइल है। तो चलो अब हम सम अप करते हैं, हमने जो भी पढ़ा राउल्स लॉ के बारे में। तो हमने ये इक्वेशन निकाली थी राउल्स लॉ के लिए। दिस वाज द इक्वेशन वी ड्राइव्ड फॉर राउल्स लॉ। P टोटल की वैल्यू इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट ब्रैकेट में chi2। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो टोटल वेपर प्रेशर है ओवर द सॉल्यूशन इट कैन बी रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। हमने यहाँ पे देखा P टोटल सिर्फ एक कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है, कंपोनेंट 2 पे। P total over the solution can be related to mole fraction of any one component। एनी वन कंपोनेंट, किसी एक कंपोनेंट के ऊपर ही टोटल वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। यहाँ पे तो हमने chi2 की टर्म्स में हमने डिराइव की इक्वेशन, इसको हम ओनली इन द टर्म्स ऑफ chi1 भी ड्राइव कर सकते थे। सेकेंड पॉइंट है कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट, वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट। हमने अभी पीछे ग्राफ में देखा ना, P टोटल की वैल्यू, P टोटल की वैल्यू किसी एक कंपोनेंट के अगेंस्ट, किसी एक कंपोनेंट मान लो कंपोनेंट 2 के अगेंस्ट लीनियरली वेरी कर रही थी, कंपोनेंट 2 के अगेंस्ट लीनियरली वेरी कर रही थी। और थर्ड हमने देखा P1 नॉट और P2 नॉट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन में डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। ये स्टेटमेंट हमें बताती है कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में, इस पॉइंट पे हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इज 1 और इस पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इज 0। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 1 होगी और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इस पॉइंट पे होगी 0। तो अगर हम ये पॉइंट लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इज मैक्सिमम, तो इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल हमारे पास P1 नोट की वैल्यू है यहाँ पे, ये है P1 नोट की वैल्यू। और अगर हमारे पास कंपोनेंट 2 1 है तो हमारे पास P नोट की वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पे।
और हमारे पास पी टोटल कहाँ पे आएगा, पी टोटल आएगा इस लीनियर लाइन के अगेंस्ट। ये हुई पी टोटल की वैल्यू। नाउ डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ P1 नोट एंड P2 नोट, ये टोटल वेपर प्रेशर है, इट कैन डिक्रीज और इंक्रीज। यहाँ पे ये देखो इट इज डिक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे P1 नोट की वैल्यू ज्यादा है, P2 नोट की वैल्यू कम है, इसीलिए टोटल वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर P1 नोट की वैल्यू यहाँ पे होगी और P2 नोट की वैल्यू यहाँ पे होगी तो टोटल वेपर प्रेशर विल इंक्रीज, टोटल वेपर प्रेशर विल इंक्रीज। तो ये जो टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू है इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ P1 नोट एंड P2 नोट। तो यही हमें स्टेटमेंट बता रही थी, डिपेंडिंग ऑन P1 नोट एंड P2 नोट P total over the solution increases or decreases with the increase of mole fraction of component 1। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड component 1 के हिसाब से ले लिया, it can varies according to component 2 also। Depending upon P1 नोट and P2 नोट P total over the solution decreases or increases with the increase of mole fraction of component 1। क्लियर है? अभी तक हम जो भी स्टडीज कर रहे थे वो मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में कर रहे थे। हम स्टडी कर रहे थे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो हम ये मोल फ्रैक्शन की स्टडी कर रहे थे, ये स्टडी कर रहे थे लिक्विड्स में, मतलब लिक्विड 1 की मोल फ्रैक्शन और लिक्विड 2 की मोल फ्रैक्शन। जो लिक्विड फेस में मोल फ्रैक्शन है हम उसकी स्टडीज कर रहे थे। सिंस ये वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, वोलेटाइल लिक्विड्स हैं तो वेपर फेस में तो गए हैं, तो यहाँ पे एक ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि इनकी कॉम्पोजिशन वेपर फेस में क्या होगी। द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेस हम स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं y से, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं y से, इसीलिए y1 हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड y2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। अब यहाँ पे भी हम यूज करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो हमें बताता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेस मल्टीप्लाइड बाय टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y1 इक्वल टू P1 डिवाइड बाय P टोटल। ये हुई हमारी कॉम्पोजिशन ऑफ कंपोनेंट 1 इन वेपर फेस। इसका मतलब है कि कंपोनेंट 1 कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है P1 एज कंपेयर टू टोटल प्रेशर P टोटल। सिमिलरली फॉर कंपोनेंट 2 ये आ जाएगा y2 इक्वल टू P2 डिवाइड बाय P टोटल, मतलब कंपोनेंट 2 कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है कंपेयर टू टोटल प्रेशर। अब ये जो हमने अभी राउल्ट्स लॉ स्टडी किया, इट कैन बी सीन एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। हमने पहले पढ़ा था हेनरीज लॉ, ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इक्वल टू KH, ये था हेनरीज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, ये थी हेनरीज लॉ की इक्वेशन। और अब हमने पढ़ा राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ होता है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, लेट्स से कंपोनेंट 1 इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। राउल्ट्स लॉ में हम लेते हैं वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड्स लेते हैं, वो एक तरह से गैस की तरह ही एक्ट करते हैं, इसीलिए हम राउल्ट्स लॉ को हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस कहते हैं, जहां पे KH की वैल्यू होती है P1 नोट के इक्वल। एक प्रॉब्लम देखते हैं राउल्ट्स लॉ पे। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 at 298 Kelvin are 200 mmHg and 415 mmHg respectively। तो वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म का कितना है 200 mmHg और डाइक्लोरोमीथेन का है 415 mmHg। तो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन prepared by mixing 25.5 gram of chloroform and 14 gram of dichloromethane at 298 Kelvin। और सेकंड हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है P टोटल, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ये हमें कैलकुलेट करना है।
और हमें गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3। हम इसे यहाँ पे ऐसे नोट के साथ लिखेंगे क्योंकि ये सिर्फ क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर है। ये है 200 mmHg। और हमें गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, इसको भी हम नोट के साथ लिखेंगे। और ये हमें कितना गिवन है 415 mmHg। तो हमें टोटल वेपर प्रेशर निकालना हो तो हम राउल्ट्स लॉ लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ P टोटल कितना होगा, ये होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, जो हम कंपोनेंट 1 ले रहे हैं क्लोरोफॉर्म, प्लस ब्रैकेट में P नॉट वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 2 है यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन, माइनस वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 1 है यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 2 है डाइक्लोरोमीथेन। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यूज तो गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म एंड प्योर डाइक्लोरोमीथेन। हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए मोलर मास। हम कैलकुलेट करते हैं मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये कितना आएगा, कार्बन के 12 प्लस 1 फॉर हाइड्रोजन एंड 3 फॉर क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 35.5। कैलकुलेट करने पे ये हमारे पास आएगा 119.5 ग्राम पर मोल। ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे मोलर मास ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। ये कितना होगा 12 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 35.5, और कैलकुलेट करने पे ये हमारे पास आएगा 85 ग्राम पर मोल। अब मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होने चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, तो हम पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म होंगे वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब हमें यहाँ पे वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म क्वेश्चन में गिवन है, ये है 25.5 ग्राम, तो ये होगा 25.5 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म 119.5 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट करने पे ये हमारे पास आएंगे नंबर ऑफ मोल्स 0.213 मोल्स। सिमिलरली हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। ये कितना होगा, इसका वेट हमें गिवन है 40 ग्राम, तो ये होगा 40 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास है इसका 85 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट करने पे ये हमारे पास आएंगे 0.47 मोल। तो चलो हमारे पास आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। तो चलो अब हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं डाइक्लोरोमीथेन की। ये होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये है 0.47 डिवाइड बाय 0.47 प्लस 0.213। कैलकुलेट करने पे हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन आएगा 0.688। सिमिलरली हम मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म भी निकाल के रख लेते हैं। इसको हम 1 माइनस 0.688 से भी निकाल सकते हैं।
क्योंकि ये बाइनरी सोल्यूशन है तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ये हमारे पास आएगा 0.312। अब हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन भी, और ये सब वैल्यूज हमें पता है, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन। तो हम इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास P टोटल आ जाएगा। तो ये आएगा वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म 200 प्लस वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन 415 माइनस 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.688। ये वैल्यूज कैलकुलेट करने पे हमारे पास आएगा 347.9, और वेपर प्रेशर की यूनिट यहाँ पे है mmHg। तो ये आ गया हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर, ये आ गया हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू। तो पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया। अब करते हैं सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है मोल फ्रैक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। मींस हमें निकालनी है वैल्यू y क्लोरोफॉर्म कितनी है और y डाइक्लोरोमीथेन कितनी है, ये होता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में कॉम्पोजिशन को हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, y1 इक्वल टू P1 डिवाइड बाय P टोटल। ओके, तो अगर हमें यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के लिए निकालनी है y क्लोरोफॉर्म इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल वेपर प्रेशर। तो हमारे पास यहाँ पे P टोटल की वैल्यू तो हमें पता है, हमें पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी यहाँ पे P1 की वैल्यू। मींस हमें क्या फाइंड करना है, PCHCl3 कितना है और PCH2Cl2, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन कितना है, हमें ये वैल्यूज भी फाइंड करनी पड़ेगी। ये हम निकाल लेंगे थ्रू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ हमें पता है ना, P1 इक्वल टू P1 नॉट I1। तो यहाँ पे अगर हम निकाले PCHCl3 की, तो ये होगा P नॉट CHCl3 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3। P नॉट CHCl3 हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, ये है 200। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये कितनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म 0.312। कैलकुलेट करने पे ये हमारे पास आएगा 62.4 mmHg। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, जो होगा वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, और ये होगा हमारे पास 415 मल्टीप्लाइड बाय 0.688, और कैलकुलेट करने पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 285.5 mmHg। अब बस हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हम पहले निकालते हैं YCHCl3, तो यहाँ पे हम डालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये है 62.4 डिवाइड बाय टोटल वेपर प्रेशर, ये हमने कैलकुलेट किया था ना फर्स्ट पार्ट में, ये है 347.9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.18। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे y ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ये होगा 285.5 डिवाइड बाय 347.9, ये वैल्यू आएगी 0.82।
तो ये आया हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इन वेपर फेज, और ये आया हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वेपर फेज। हमें यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता लगती है कि जो क्लोरोफॉर्म है उसकी जो कॉम्पोजिशन है इन वेपर फेज इज लेस एज कंपेयर टू कॉम्पोजिशन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इन वेपर फेज। डाइक्लोरोमीथेन की कॉम्पोजिशन ज्यादा है ना यहाँ पे 0.82। इसका कारण है कि जो डाइक्लोरोमीथेन है, डाइक्लोरोमीथेन का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरोफॉर्म, है ना, मतलब ये ज्यादा वोलेटाइल है, ये ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट है, इसीलिए हम देखते हैं कि वेपर फेज में कॉम्पोजिशन भी इसी की ज्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब हम स्टडी करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब हमारे पास अब दो कंपोनेंट्स हैं, उनमें से एक सॉलिड है और दूसरा लिक्विड है। नॉर्मली जो सॉलिड होता है वो सोल्यूट होता है और लिक्विड होता है वो सॉल्वेंट होता है। मतलब सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। इसके एग्जांपल हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, ये एक सॉलिड है, ग्लूकोज ये एक सॉलिड है, यूरिया इज ए सॉलिड, दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर जो कि एक लिक्विड है। इसके अलावा और एग्जांपल हैं जैसे आयोडीन, सल्फर, दे आर डिसॉल्व्ड इन कार्बन डाइसल्फाइड। दीज आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं, सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज प्योर सॉल्यूशन से बहुत अलग होती है। Their properties are quite different from pure solvents. अब हम इस टाइप के सॉल्यूशन मतलब सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को स्टडी करने के लिए दो कंडीशंस लेते हैं। फर्स्ट लेते हैं हम प्योर सॉल्वेंट और सेकंड लेते हैं हम जहां पे एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट। मतलब एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें हमने लिया है सॉल्वेंट और एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। तो देखो ये जो प्योर सॉल्वेंट है इस केस में क्या होगा, इस केस में ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये इवेपोरेट होंगे, सरफेस के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, और ये जो वेपर फॉर्म में मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे ये एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जिसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो ये जो प्योर सॉल्वेंट है ये एक वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। वहीं पे अगर हमने इसके अंदर डाल दिए नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, अब क्या होगा, अब ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स भी। यहाँ पे ये जो ग्रीन बॉल्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स। सिंस यहाँ पे सरफेस पे ही सॉल्वेंट कम रहा तो इसीलिए ये इवेपोरेट भी कम होगा। जो हमारा सॉल्वेंट है वो ही वॉलेटाइल है और जो सोल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है, इसीलिए सोल्यूट इवेपोरेट नहीं होगा, सिर्फ सॉल्वेंट इवेपोरेट होगा। लेकिन प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में यहाँ पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सरफेस पे कम है और सरफेस के मॉलिक्यूल्स ही तो इवेपोरेट होते हैं, इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इवेपोरेट होंगे वो कम होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इवेपोरेट होंगे वो कम होंगे, और ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ओवर द सोल्यूशन वो भी फिर कम होगा, और इसी प्रेशर को तो हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर क्या हुआ, वेपर प्रेशर इज लेस। जब हमने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया सॉल्वेंट में तो उस केस में वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जहां पे वेपर प्रेशर था ज्यादा, वेपर प्रेशर इज मोर। तो ये क्लियर हुआ कि अगर हम सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालेंगे, हमने सोल्यूट डाला और ये नॉन वॉलेटाइल है, ये वेपर्स तो देगा नहीं, ये सिर्फ सॉल्यूशन में जगह घेरेगा। जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पे आने चाहिए थे वो भी अब सरफेस पे नहीं आ पाएंगे क्योंकि यहाँ पे पहले से ही सोल्यूट के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कम होंगे
इसीलिए वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट विच हैज सोल्यूट इन इट। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट is always more. मीन्स प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जब उसमें सोल्यूट डाल दिया जाए। तो हमने यहाँ पे देखा कि नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालने से वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, लेकिन ये जो डिक्रीज है वेपर प्रेशर का ये सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट की क्वांटिटी पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे और ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स डाल दिए, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट की क्वांटिटी इंक्रीज कर दी हमने इस सोल्यूशन में, तो क्या होगा कि सरफेस पे और ज्यादा ग्रीन बॉल्स आएंगी। ज्यादा ग्रीन बॉल्स आएंगी मींस यहाँ पे ब्लू बॉल्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी जो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए सॉल्वेंट कम वेपोरेट होगा, और सॉल्वेंट कम वेपोरेट होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है ना सोल्यूट डालने से, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट्स डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, ऐसे लिख देते हैं हम क्वांटिटी ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। एंड नॉट अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट। तो ये बात क्लियर है, अगर प्योर सॉल्वेंट में हम एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, और ये जो वेपर प्रेशर डिक्रीज है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट।